वन पीस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिहोक ने जोरो को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, उसे एक इतना बड़ा कट दिया था, वो भी सिर्फ इस चक्कर के अंदर कि जोरो के अंदर उसे पोटेंशियल दिखा था कि वो एक बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है। और इसी के साथ में अगर जोरो ने अच्छी तलवारबाजी करी तो एक दिन वो मिहोक का भी खिताब ले सकता है। इसी के साथ में उसे लूफी भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि लूफी एक इंटरेस्टिंग बंदा था जिसे कि वन पीस चाहिए ही था। नहीं तो अगर मिहोक चाहता तो लूफी जोरो सबको मार के वहाँ से आ सकता था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पे लूफी अपने साथ में जोरो को अंदर लेकर आता है। जोरो का घाव काफी ज्यादा बड़ा था और इन्हें किसी भी हालत के अंदर हॉस्पिटल जाना ही था, यानी कि इन्हें किसी सर्जन की जरूरत थी। जिसके बाद में सीन जोरो और जेफ के ऊपर शिफ्ट होता है। जोरो बताता है जेफ को कि आज उसका कुक नहीं आया है, इसी के कारण उसे कुक करना पड़ेगा। जेफ कभी नहीं चाहता था कि जोरो आके इस किचन के अंदर काम करे, लेकिन जेफ को पता था कि अगर जोरो यहाँ पे काम नहीं करेगा तो एक खाना बनाने में थोड़े लेट हो जाएंगे। तभी लूफी भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, जोरो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। तब जेफ बताता है कि अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो मिनिमम तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे। लूफी कहता है कि इतना टाइम तो बचा ही नहीं है, वो मर जाएगा। तब सांजी जोरो की मदद करने के लिए जाता है तो जेफ पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तब सांजी बताता है कि आपने ही तो बताया था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, तो मैं बस वही करने जा रहा हूँ। अब तो जेफ को भी समझ में आ गया था कि सिचुएशन क्रिटिकल है। इसी के कारण वो एक विस्की की बोतल, खुद का किट और साथ ही में येलो टेल की सबसे बड़ी फिश को मंगाता है। सांजी सारे सामान को इकट्ठा करके जोरो के पास पहुंच गया था। आते ही जेफ सबसे पहले जोरो के सारे घावों को सिल देता है और उसके बाद में फिश को शानदार तरीके से कट करके उसके स्किन को जोरो के घावों के ऊपर रख देता है। वो सबको बताता है कि जो पुराने पायरेट्स हुआ करते थे, अगर वो कभी जख्मी हो जाया करते थे तो वो सबसे पहले एज अ फर्स्ट एड इसी चीज को इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि फिश की स्किन से घाव जल्दी भरते और इसी के साथ में दर्द भी कम होता है। जोरो का खून काफी ज्यादा बह गया था तो जेफ को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। आप सिर्फ दुआ करो और इससे अच्छी अच्छी बातें करो ताकि ये जल्दी होश में आ जाए। ये चीजों को सुन सकता है लेकिन अभी उठ नहीं सकता। जिसके बाद सीन गार्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मिहोक उससे मिलने के लिए आता है। गार्ड को लगा था कि मिहोक अपने साथ के अंदर लूफी को लेकर आएगा, लेकिन मिहोक कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। बात शुरू करने से पहले वो कोबी को भी यहाँ से भेज देता है, लेकिन कोबी दरवाजा बंद करने के साथ ही में वहीं बैठ जाता है और सारी बातें सुनता रहता है। मिहोक को अच्छी तरीके से पता था कि लूफी गार्ड का पोता है। गार्ड इस बात से भड़क जाता है कि मैंने जब तुम्हें कोई काम दिया था, यानी कि नेवी ने तुम्हें कोई काम दिया था, तो तुम मुझसे मुकर कैसे सकते हो। वहीं पे मिहोक कहता है कि मैं तुम्हारे कामों का गुलाम नहीं हूँ। गार्ड कहता है कि तुम 7 सौदागरों में से एक हो, इसी कारण हम तुम्हें कुछ कहते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे। तो मिहोक कहता है कि मुझे तुम नेवी वालों की जरूरत कभी नहीं थी, ना आज होगी ना कल होगी। मैं मेरी मर्जी के हिसाब से काम करूंगा। और रही बात लूफी की, तुम्हारे पोते की, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़का है। मैंने उसके अंदर पुरानी छवि देखी है। तुम जानते हो कि मैंने उसके अंदर किसको देखा है। वो लड़का कुछ तो करके दिखाएगा और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ग्रैंड लाइन पे जाने के बाद उस नौजवान का क्या हाल होगा। इवन मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो वन पीस तुम्हारा पोता ढूंढ न ले। यही कारण था कि मैंने उसे छोड़ दिया। यानी कि मिहोक को भी लग चुका था कि लूफी एक बहुत ही शानदार पायरेट बन सकता है। इसी के कारण वो गार्ड की बात नहीं मानता और लूफी को उसके हाल पे छोड़ देता है। ये बात कह के वहाँ से वो चला जाता है। कोबी को जब पता चलता है कि गार्ड ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि लूफी उसका पोता है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ गार्ड भी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है और पूरे कमरे को बुरी तरीके से बिखेर देता है। जिसके बाद सीन सांजी, लूफी और उसोप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सांजी पूछता है कि बताओ आज तुम्हें खाने के अंदर क्या खिलाऊं, और इसी के साथ में वो लूफी से भी पूछता है कि उसे खाने के अंदर क्या पसंद है। लूफी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। इसी के साथ में उसे बुरा भी लग रहा था कि उसका दोस्त काफी ज्यादा बीमार है, तो उसका मन खाने के अंदर नहीं लग रहा था। तब यहाँ पे लूफी सांजी से कहता है कि क्या तुम आज जोरो की पसंद का खाना बना सकते हो। तो सांजी कहता है तो मुझे जो भी बताओगे मैं तुम्हारे लिए वही खाना बना दूंगा। तब लूफी बताता है कि उसकी काफी ज्यादा हालत खराब है, उसने लड़ाई भी करी है, तो उसे पानी की भी जरूरत होगी। इस तरीके का हेल्दी खाना जो कि उसकी सेहत के लिए अभी ठीक हो लेकिन टेस्टी भी काफी ज्यादा हो। सांजी जब इन सारी बातों को सुनता है तो उसे लगता है कि लूफी कितना अच्छा कप्तान है। वो कभी भी किसी के सपनों के बीच में नहीं आता है, बल्कि उसे पीछे से प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ में उसोप और लूफी दोनों ही सांजी से पूछते हैं कि आखिर उसने कुकिंग करना कब शुरू किया और उसका सबसे बड़ा सपना क्या है। साथ ही में वो जेफ से कैसे मिला, जबकि जेफ उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट करता है, फिर भी वो जेफ के साथ में क्यों रुका हुआ है। तब यहाँ पे सांजी बताता है कि कहानी बहुत लंबी है और इसी के साथ में यहाँ पे सांजी की कहानी शुरू होती है। गाइस, मेरे अगर 8 सीजन के अंदर सबसे बेस्ट एपिसोड जो मुझे लगा है वो ये 6th एपिसोड ही लगा था, क्योंकि यहाँ पे सांजी की पूरी स्टोरी बताई गई है। सांजी बताता है आज से 9 साल पहले हमारी एक पैसेंजर शिप हुआ करती थी। मैं यहाँ पे किसी के साथ में काम किया करता था, छोटा सा शेफ था। बचपन में ही मैंने खाना बनाना सीख लिया था और वहाँ के लोग हमेशा मुझ पे हंसा करते थे, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मुझे ऑल ब्लू जाना है। और उसी रात को हमारी शिप के ऊपर पायरेट्स ने हमला कर दिया था। जेफ एक बहुत बड़ा पायरेट हुआ करता था उस समय और उसकी एक पूरी की पूरी टोली हुआ करती थी। लोग उसे रेड शूज कहा करते थे, यानी कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था और उसका सबसे बड़ा सपना भी ऑल ब्लू जाना ही था। जब मेरे साथ काम करने वाला सीनियर कुक यहाँ से भाग गया तो मैं वहाँ पे अकेला बैठा और छुपने से पहले सांजी ने एक चाकू उठा लिया। तभी यहाँ पे जेफ अंदर आता है और वहाँ पे बनी हुई डिश को टेस्ट करता है। तभी उसे कुछ टेस्ट के अंदर कमी लगती है और वो उस डिश के अंदर ऑरिगेनो डाल देता है। तभी उसे सांजी दिख जाता है और उसे कहता है कि तू यहाँ पे अकेला कैसे बच गया, आज तो तेरी खैर नहीं है। तो सांजी चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता और तुम बकवास आदमी, मेरे खाने को तुमने खराब कर दिया। तो जेफ कहता है कि वो खाना तूने बनाया है, तेरी उम्र के हिसाब से तो वो खाना बहुत ठीक है। तब सांजी कहता है कि हाँ मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है, लेकिन तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो एक पायरेट हो, तुम्हें
तुम्हें तो खाने की कोई नॉलेज नहीं है। तब जेफ कहता है कि तुझे खाने की इतनी नॉलेज कैसे है, तू क्या करना चाहता है। तब सांजी बताता है कि उसे ऑल ब्लू जाना है और वो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता। तब जेफ कहता है कि तुझे ऑल ब्लू के बारे में कैसे पता। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आता है। इसी के साथ में जो सांजी का शिप था और जो ये पायरेट यानी कि जेफ का शिप था, दोनों ही बर्बाद हो गए। लेकिन अगली सुबह पता चलता है कि जेफ बच गया था और इसी के साथ में उसने सांजी को भी बचा लिया था। सांजी छोटा सा बच्चा था और बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। जेफ बताता है कि कोई भी नहीं बचा, 100-200 लोगों के अंदर से सिर्फ ये 2 लोग बचे। इन लोगों की शिप भी डूब गई है, लेकिन ये लोग एक पत्थर के ऊपर आके बैठ गए हैं। अब जब भी इन्हें कोई दूसरी शिप मिलेगी तभी ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इसी के साथ में जेफ यहाँ पे 2 बड़ी-बड़ी कपड़े की थैलियां लाया था। वो बताता है कि एक के अंदर ज्यादा खाना है और एक के अंदर कम खाना है। तो सांजी चिल्लाने लगता है कि मुझे छोटा खाना क्यों दिया, मुझे क्यों कम खाना दिया, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तो जेफ बताता है कि एक तो मैंने तेरी जान बचाई है, एक तो मैंने तुझे जिंदा रखा है, ऊपर से मैंने तुझे खाना भी दिया है अपने हिस्से का, फिर भी तू चिल्ला रहा है। तुझे रहना है तो रह, नहीं तो ये खाना भी मैं तेरा ले लूंगा। भाग जा यहाँ से दूसरी तरफ और तब तक मत आना जब तक कि तुझे कोई मदद नहीं मिल जाती। सांजी जो कि छोटा सा बच्चा था वो अपनी खाने की थैली उठाता है और बिल्कुल अपोजिट साइड के अंदर जाके बैठ जाता है और हर दिन इंतजार करता है कि आज तो कोई ना कोई शिप यहाँ से लौटेगी और उन्हें यहाँ से ढूंढ के अपने साथ ले जाएगी। सांजी कई दिनों तक अपने बैग से निकाल के छोटी छोटी ब्रेड और जो भी उसके अंदर खाना था वो रोज थोड़ा थोड़ा खाता था। कई दिन बीतते गए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तब जाके उसे एक बार एक शिप मिली। वो जोर जोर से चिल्लाता रहता है रात के अंदर कि काश उसे बस वो शिप देख ले। बारिश भी हो रही थी कंटिन्यूअसली, लेकिन कोई भी शिप उन्हें देख नहीं पाती है। ऐसे ही कई दिन निकलते गए, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए और सांजी जो कि एक छोटा सा बच्चा, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ना यहाँ पे खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी था। आखिर में 70वां दिन था, यानी कि 2 महीने से भी ऊपर। तब सांजी को लगा था कि जेफ के पास में बड़ा वाला बैग था, जरूर उसके पास में थोड़ा बहुत खाना बचा होगा। इसी के कारण वो खाना लेने के लिए सीधा जेफ के पास में जाता है। लेकिन तब उसे पता चलता है बोरी काटने के बाद में कि उसके अंदर खाना नहीं था, बल्कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोना चांदी भरा हुआ था। यानी कि वो एक पायरेट था और उसे लगा था जरूरत के समय पे सोना चांदी काम आएगा, तो उसने सोना चांदी उठाया और खाना नहीं उठाया। तब सांजी कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने सारा खाना मुझे क्यों दे दिया। और जब जैसे ही सांजी पलट के सामने आता है तो पता चलता है कि जेफ ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपना पैर काट लिया। वो चाहता तो सांजी को मार सकता था या सांजी का खाना खा सकता था, लेकिन उसने इन सब के बदले में सोचा कि वो खुद ही को हार्म करे और जिंदा रहने के लिए खुद के पैर को खाया। सांजी पूछता रह जाता है कि आखिर आपने ऐसा किया ही क्यों। तब जेफ बताता है कि तेरा और मेरा सपना दोनों का एक है, हम दोनों को ऑल ब्लू जाना है। मैं यहाँ पे सड़ चुका हूँ, मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरी ऐसी हालत हो। तू जिंदा रहे और एक दिन तू अपना सपना जरूर पूरा करे। बस इस चक्कर के अंदर मैंने तुझे जिंदा रखा, अब जो भी है तुझे जिंदा तो रहना ही है। बस मेरा पैर ही गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। सांजी को समझ नहीं आता कि आखिर वो सिचुएशन में क्या करे। पहले तो वो भूखा प्यासा है, ऊपर से उसे पता चला कि उसे बचाने के चक्कर में जेफ ने अपना पैर काट लिया। बस यही वो वक्त था। तब से सांजी ने कभी भी जेफ का साथ नहीं छोड़ा। उसके भी 15 दिन बाद में इन लोगों को बोट मिली थी, यानी कि 85 दिन तक सांजी एक पहाड़ी के ऊपर अकेले सर्वाइव कर रहे थे। यही कारण था कि सांजी ने कभी भी जेफ को छोड़ा ही नहीं। जिसके बाद में सीन नामी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो जोरो के पास बैठी थी और इसी के साथ में उसे स्टोरी सुनाना शुरू करती है। तभी यहाँ पे लूफी भी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम देखो कितने अच्छे से ध्यान रख रही हो जोरो का। लेकिन नामी इस बात से बहुत ज्यादा अनखुश थी, यानी कि लूफी के डिसीजन पे। अगर लूफी चाहता तो वो जोरो को रोक सकता था। जोरो ने जब फाइट करने का फैसला लिया था तो उस समय ये बात लूफी को पता थी और लूफी कुछ भी करके एज अ कैप्टन उसे रोक लेता तो शायद आज उसकी जान बच जाती। तो लूफी कहता है मुझे कैसे पता होगा कि ये हार जाएगा। तब नामी कहती है कि वो फैसला कितना ज्यादा खतरनाक था, तुम एक कैप्टन हो, तुम अच्छे कैप्टन हो ही नहीं सकते क्योंकि तुमने जोरो की जान खतरे के अंदर डाल दी। यानी कि ओवरऑल वो लूफी को बहुत कुछ सुना के यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन गार्प और कोबी के ऊपर शिफ्ट होता है। गार्प यहाँ कोबी से कहना शुरू करता है कि तुम में और लूफी के अंदर बिल्कुल भी अंतर नहीं है। बचपन से वो काफी ज्यादा जिद्दी था, मैंने उसे हमेशा से नौसेना के अंदर भर्ती होने की काफी सारी चीजें सिखाई, लेकिन वो कभी भी मेरी बात नहीं मानता था, हमेशा मेरी इंसल्ट किया करता था, हमेशा जिद किया करता था कि उसे एक लुटेरा ही बनना है। आज भी मैं बस उसकी जान चाहता हूँ, इसी के कारण मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ ताकि वो एक लुटेरा ना बने या फिर इन सारी कंडीशंस में आके मर ना जाए। तब कोबी कहता है कि मैंने उसके साथ टाइम बिताया है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आखिर वो क्या है, उसके इरादे क्या है। तब गार्प कहता है कि मैंने भी तुमसे ज्यादा टाइम बिताया उससे और मैं जानता हूँ कि वो करना क्या चाहता है, वो बस बेवकूफी कर रहा है। तब कोबी कहता है कि नहीं सर, उसे बस वही करना है जो कि वो चाहता है। वो एक खुले दिल का आदमी है जिसे अपने मन की मर्जी को पूरा करना है और उसे अपने सपनों को पूरा करना ही है। तब गार्प कहता है कि क्या सपने हैं उसके। तब कोबी कहता है कि उसे एक लुटेरा बनना है और वो लुटेरा बन के ही रहेगा और अगर आप उसे प्यार करते ही हैं तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, उसे जो करना है उसे बस उसके हिसाब से करने दीजिए। गार्प को भी लगता है कि हाँ शायद ये बात ज्यादा सही है कि उसे जिंदा रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद सीन यहाँ पे सबसे बड़े फिशमैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि था ईस्ट ब्लू का एक बहुत बड़ा पायरेट जिसका नाम आर्लोंग था। आर्लोंग यहाँ पे बैराटीज के अंदर पहुंच चुका था और उसके बाद में सारे इंसानों को बुरी तरीके से डराने लगता है। खुद की एक सीट लेता है और वहीं पे आके बैठ जाता है। तब यहाँ पे जेफ बाहर निकल के आता है और कहता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब आर्लोंग कहता है कि मुझे एक लड़का चाहिए जो कि एक स्ट्रॉ हेड का लड़का है, लूफी नाम है उसका। तब जेफ मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता हूँ और यहाँ पे ऐसा कोई लड़का नहीं आया है। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए खाना ला देता हूँ। तो आर्लोंग कहता है कि देख, खाना तो मेरे सामने पड़ा है, लेकिन अगर कुछ ही देर के अंदर तूने लूफी को लाके यहाँ पे खड़ा नहीं किया तो यहाँ पे जितने भी
इंसान है मैं उन सबको मार डालूंगा। ये सारी की सारी बातें नामी भी सुन लेती है और भागती हुई जाती है लूफी के पास में। इस समय लूफी जोरो से बात कर रहा था, उसोब भी यहीं पे खड़ा था। वो उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लूफी को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो बात क्या करे। तब उसोब कहता है कि बस अच्छी अच्छी बातें करो, ऐसी बातें जो कि वो सुन सके और थोड़ा मोटिवेट हो सके, उसे फील हो कि तुम उसके आसपास ही हो। तब लूफी बताता है कि यार मेरे दिमाग में कुछ अच्छे ख्याल आ ही नहीं रहे हैं, आखिर मैं इससे क्या बात करूं, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। उसी समय नामी इन सबको बुलाती है और लूफी को बताती है कि तुम्हें आर्लोंग ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया है। मैं उस पायरेट को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ईस्ट ब्लू का सबसे गंदा पायरेट जिसके ऊपर सबसे बड़ा इनाम लगा हुआ है। इसी के साथ में सांजी को भी पता चलता है कि अगर लूफी उसके सामने नहीं गया तो वो बाराटीज की 12 बजा देगा, इसी के साथ में सारे लोगों को जान से मार देगा। तब लूफी और सांजी दोनों ही सोचते हैं कि वो आर्लोंग से फाइट करेंगे। नामी फिर से मना करती है कि देखो मैंने तुम्हें जोरो के टाइम पे भी रोका था और मैं तुम्हें अभी भी रोक रही हूँ कि उससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ से भाग जाते हैं। तब लूफी कहता है कि लड़ना उसे है, लड़ना हमें नहीं है, अगर उसे लड़ना ही है तो फिर हम जरूर लड़ेंगे, तुम बस ग्रैंड लाइन के नक्शे का ध्यान रखो। यहाँ पे आर्लोंग बैठ के कंटिन्यूअसली खाना खाता ही जा रहा था और तभी वो देखता है कि इंसान उसे देख रहे हैं और तब वो बातें करना शुरू करता है कि तुम इंसान कितने बुरे हो, तुम लोगों ने हमेशा हमें जूते की धूल समझा है, कभी बराबरी में बिठाया ही नहीं है। आज एक वक्त ऐसा आएगा जब हर तरफ फिशमैन का राज होगा, ईस्ट ब्लू पे सिर्फ और सिर्फ फिशमैन घुमा करेंगे और तुम इंसानों को हमारा गुलाम बना देंगे। यहाँ पे जो आदमी बैठा था वो मना करता है कि आर्लोंग हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते, बल्कि हम फिशमैन के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते। तो आर्लोंग और ज्यादा भड़क जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने कभी हमें बराबरी नहीं दी, यही कारण है कि आज हम इतने बुरे हो गए हैं। इतनी ही देर में यहाँ पे लूफी भी पहुंच जाता है और आर्लोंग कहता है कि मुझे लगा था कि लूफी नाम का लड़का काफी ज्यादा दमदार होगा जिसने की ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लिया है, लेकिन तू तो एक पिद्दी सा चूहा निकला। आखिर तूने मेरा नक्शा चुराया कैसे? तुझे पता है कि मैं ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा पायरेट हूँ। तो लूफी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम कहीं के भी पायरेट हो, लेकिन तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना है, और इसी के साथ तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तभी यहाँ पे आर्लोंग का एक फिशमैन एक कपड़े के अंदर से एक सर निकाल के देता है। वो सर और किसी का नहीं बल्कि बगी का था और बगी ने अपना एक कान लूफी के कैप के अंदर छुपा रखा था। इसी के कारण लूफी जहाँ पे भी जाता या फिर जो भी बात करता वो सारी की सारी चीजें बगी उसे सुना के बता देता था। बगी के चक्कर में ही लूफी पकड़ा गया और बगी यहाँ पे कंटिन्यूअसली फालतू की बकवासें करता जा रहा था। इसी के कारण उसे वापस से कपड़े के अंदर डाल दिया जाता है। अब आर्लोंग कहता है कि देख लूफी, या तो तू मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा दे दे या फिर तुझे मरना ही पड़ेगा। तब लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा तो मैं नहीं दूंगा और अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो फिर आओ लड़ाई ही शुरू करते हैं। देखते ही देखते इनके बीच में कंटिन्यूअसली फाइट शुरू हो जाती है और उससे पहले ही सांजी यहाँ पे लोगों को मारना शुरू करता है। लूफी देख के चौंक जाता है कि सांजी इतनी गजब की फाइट कैसे कर सकता है। वो अपने पैरों से बहुत शानदार तरीके से फिशमैन को मारता जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पिट ही जाता है। और अब जब लूफी की बारी आती है तो लूफी कहाँ बचने वाला था। आर्लोंग हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और लूफी के हर वार को बार बार में पकड़ रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब नामी के हाथ के अंदर ग्रैंड लाइन का नक्शा था और वो जोरो के पास जाके बताती कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि गलत होने के बावजूद भी हमें लेने पड़ते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ लूफी बुरी तरीके से आर्लोंग से पिटता ही जा रहा था, लेकिन लूफी ने अभी तक भी हार नहीं मानी थी। एक वक्त ऐसा आता है जब आर्लोंग ने लूफी को पकड़ लिया और इसी के साथ में वो उसे बाइट करके ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि इतनी देर में नामी आके उसकी जान बचा लेती है और कहती है कि आर्लोंग मुझे नक्शा मिल गया है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो आर्लोंग कहता है कि मैं इसे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और ऊपर से लूफी को बिलीव ही नहीं होता कि नामी ऐसे क्यों कह रही है, उसे नक्शे का क्या लेना देना है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तब नामी कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम बस खुद के बारे में सोचते हो, असलियत यही है कि मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए था, इसी के कारण मैं तुम्हारे साथ थी। आर्लोंग फिर भी लूफी को मारने वाला था। तब नामी कहती है कि ऐसे किसी इंसान को क्यों मारना जिसके पास में डेविल फ्रूट की पावर है, इसे पानी के हवाले कर दो, पानी से अपने आप सजा दे देगा। क्योंकि इन्हें पता था कि लूफी पानी के अंदर तैर नहीं सकता था, इसी के कारण आर्लोंग लूफी को पानी के अंदर गिरा देता है। अब लूफी तैर नहीं सकता तो वो यहाँ पे डूबने लगता है। तभी यहाँ पे सांजी आ जाता है और लूफी को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाता है। लूफी उसोप और सांजी दोनों को बताता है कि उससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, नामी इन्हें छोड़ के चली गई है। जिसके बाद सीन यहाँ गार्प के ऊपर शिफ्ट होता है। कोबी को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसने गार्प के डिसीजन को बदल दिया है, यानी कि अब ये लोग लूफी को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पे पूरी तरीके से पलट जाती है। गार्प आके यहाँ पे सबको बताता है कि मैंने अब तक काफी ज्यादा ढील बरत दी थी इन लुटेरों को पकड़ने के अंदर, अब ये सारा काम मैं खुद करूंगा, मुझे किसी सौदागर की जरूरत नहीं है जो आके मेरा काम करके दे, खुद जाके उन लुटेरों को पकड़ूंगा। यहाँ कोबी का दिमाग खराब हो जाता है कि गार्प ने भी कुछ ही देर पहले ही तो बोला था कि वो लूफी को नहीं पकड़ेगा, तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ जेफ अपने पूरे के पूरे टूटे हुए रेस्टोरेंट के अंदर बैठता है। उसे पता था कि इतना बड़ा झगड़ा तो आज नहीं तो कल होने ही वाला है। इतनी ही देर में यहाँ पे सांजी आता है जो कि रेस्टोरेंट की हर एक चेयर को उठा के ठीक ठाक रख रहा था। तब जेफ उसे डांटता है कि तू आखिर यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, मैंने तुझे मना किया था ना, तू बस जा यहाँ से। तब सांजी कहता है कि आपको भी पता है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं होगा। तब जेफ कहता है कि मैं तुझे हमेशा से यहाँ दूर रखने के लिए कहता हूँ, अगर तू यहीं पे रह गया तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। जब तू चड्डी के अंदर सुसु किया करता था तब से तुझे ऑल ब्लू जाना था और आज जब तेरे पास में मौका है तो फिर तू क्यों नहीं जा रहा है। तो सांजी कहता है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तब जेफ कहता है कि तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो तुझे इस सपने को पूरा करना ही पड़ेगा। सांजी कहता है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊं। तब जेफ काफी ज्यादा गुस्से में आके बोलता है कि हाँ, तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा और इस सपने को पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू यहीं पे पड़ा पड़ा सड़ के मर जाएगा। जिसके बाद लूफी यहाँ जोरो के पास आके बैठता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था क्योंकि वो जोरो को बताता है कि आज का दिन
काफी अच्छा रहा, हमने खाना पीना खाया, इसी के साथ में आर्लोंग ने हमसे फाइट करी। तुम्हें वो फाइट देखनी चाहिए थी, तुम अगर होते तो उन सबकी छुट्टी कर देते। इसी के साथ में हमने बैठ के उसोप की कहानियां सुनी, लेकिन इन सब चीजों के अंदर एक गड़बड़ हो गई। मैंने नामी को खो दिया, इसी के साथ में ग्रैंड लाइन के नक्शे को भी खो दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात करूं, और अब मुझे ये डर है कि कहीं मैं तुमको ना खो दूं। सच बात तो ये है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लूफी आंखें बंद करता है और जोरो को अंदर से पुकारता है कि जोरो प्लीज जिंदा हो जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इतनी देर में जोरो जिंदा हो जाता है और सच के अंदर होश में आके बोलता है कि लूफी मेरे ऊपर से हटो और मुझे सोने दो। लूफी तो पागल हो जाता है और सीधा जोरो के ऊपर आके बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तब यहाँ पे जोरो कहता है कि तुम एक बुरे कैप्टन नहीं हो, बल्कि तुमने जो भी डिसीजन लिया होगा वो बिल्कुल सही लिया होगा। मैं रोरोनोवा जोरो तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी टोली का सबसे पहला मेंबर मैं ही हूँ, और तुम जो कहोगे मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, फिर चाहे जिंदा रहे या फिर मर जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये चीज सुन के लूफी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इतनी देर में यहाँ पे उसोप भी आ जाता है और लूफी जोरो का हाथ उठा के सीधा ऊपर की तरफ कर देता है जोर से कि जोरो अब उठ गया है, अब हम सारा काम आसानी से कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला काम है वो सबसे पहले हमारी मेंबर को ढूंढना है, यानी कि नामी को। तो उसोप कहता है कि तुम्हें तो ग्रैंड लाइन तक जाना था ना। तो लूफी कहता है कि हाँ वहाँ तक जाना है, लेकिन अपने टोली के मेंबर के बिना बिल्कुल भी नहीं। जोरो, उसोप और लूफी यहाँ से जाने वाले थे, थोड़ा बहुत खाना ले लेते हैं और इसी के साथ में अपनी बोट वोट खोल के निकल ही रहते हैं। और इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे सांजी पहुंचता है जो कि बैग लेकर आया था और लूफी को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक कुक की जरूरत है। लूफी बुरी तरीके से पागल हो गया था कि फाइनली उसकी टोली के अंदर एक मेंबर और आ गया है जो कि उसे खाना भी बना के देगा और इसी के साथ में वो बहुत अच्छा फाइट भी करता है। जोरो और सांजी के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी। जोरो को लगता है कि सांजी यहाँ पे बेमतलब के अंदर आया है, हम यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। आखिर के अंदर जेफ और सांजी का एक आखिरी गुड बाय होता है जो कि हद से ज्यादा इमोशनल था। यानी कि जेफ जो कि सांजी का एक फादर फिगर था, उसे वो बड़े भारी दिल से गुड बाय करता है और कहता है कि आप मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते और मैं आपको हमेशा याद करता रहूंगा। वहीं पे जेफ कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी याद नहीं करूंगा, कभी लौट के वापस मत आना और चला जाए यहाँ से। लेकिन इन दोनों को ही पता था कि ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा अटैच है। और इसी के साथ में सांजी आखिरी गुड बाय करता है जेफ को और यहाँ से बोट काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। जब ये सारे के सारे एक साथ बैठे थे तो लूफी को ये समझ नहीं आता कि आखिर वो नामी को ढूंढे कहाँ पे। ऊपर से ग्रैंड लाइन का नक्शा भी वो ले गई है और आर्लोंग कहाँ पर रहती है उसे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पे जाए। तभी सांजी, उसोप और जोरो लूफी को एक गिफ्ट देते हैं। असल के अंदर उन्होंने बगी के सर को किडनैप कर लिया था, यानी कि बगी को अब सारी चीजें बतानी ही पड़ेगी। और इसी के साथ में गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।